नमस्कार। तब क्या होगा मैं आप सबका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल जयरथ। आपकी पूरी जिंदगी की कमाई और आपकी बनाई गई संपत्ति का आपके जाने के बाद क्या होगा, ये सवाल जितना भावनात्मक है उतना कानूनी भी है। अगर आपने एस्टेट प्लानिंग नहीं की तो हिंदू उत्तराधिकार कानून ये तय करेगा कि आपकी संपत्ति किसे मिलेगी। इस कानून की बारीकियों को समझना जरूरी है क्योंकि यहीं से तय होता है कि हकदार कौन है, वारिस नहीं है। तो आज के शो में हम चर्चा करेंगे इसी के इर्द गिर्द और हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार हिंदू सक्सेशन एक्ट की मूल बातें क्या है। इसके साथ ही हम बात करेंगे कि बिना वसीयत के संपत्ति कैसे बढ़ती है, बेटा और बेटी में बराबर का अधिकार जो है वो क्या वाकई होता है, किस तरीके से जो है ये अधिकार बढ़ता है। इसके अलावा चर्चा होगी कि विल और नॉमिनी में आखिरकार अंतर कहां पर आ जाता है और साथ ही बात करेंगे संपत्ति बंटवारे में विवाद से आप कैसे बच सकते हैं। तो शो में चर्चा की शुरुआत करने से पहले जरा देखिए कि सुरेश दवे ने क्या गलती की थी। सूरत के सुरेश दवे का साल 2023 में निधन हो गया था। उनके पीछे पत्नी, एक बेटा और 2 बेटियां हैं। सुरेश जी ने कोई वसीयत नहीं बनाई थी। उनके पास 2 प्रॉपर्टी और कुछ बैंक डिपॉजिट थे। जब बंटवारे की बात आई तो बेटा पूरी संपत्ति पर दावा करने लगा, लेकिन बेटियों ने वारिस के अधिकार के तहत बराबरी का हक मांगा और कोर्ट ने बेटियों के हक में फैसला दिया। ये मामला बताता है कि बिना वसीयत के संपत्ति बंटवारे में कानून तय करता है और हर वारिस को उसका हक दिला सकता है। तो इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर दीपक जैन जुड़ रहे हैं जो कि नेक्स्ट जेन एस्टेट प्लानिंग सॉल्यूशंस के फाउंडर और डायरेक्टर हैं। डॉक्टर जैन के बारे में बता देती हूँ कि देश के अग्रणी एस्टेट सक्सेशन प्लानिंग एक्सपर्ट्स में इनकी गिनती की जाती है। इन्होंने सैकड़ों परिवारों को कानूनी सलाह दी है, व्यवहारिक सलाह दी है, जिससे कि उन्होंने अपनी संपत्ति की योजना बनाई है ताकि उनके परिवार में किसी तरह का भी विवाद ना हो। तो बहुत बहुत स्वागत है दीपक जी आपका। तो दीपक जी, सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो है वो हर हिंदू को जानना क्यों जरूरी हो जाता है? आखिरकार इसके अंदर ऐसी कौन कौन सी बारीकियां हैं जो हर हिंदू के लिए समझना जरूरी है आज के वक्त में? तो हर एक हिंदू को हिंदू सक्सेशन एक्ट जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपकी संपत्ति किसी के पास जाएगी और आपको किसी से संपत्ति मिलेगी। और अगर आप एक हिंदू हैं तो आपको क्या मिलेगा और कैसे बटेगा ये डिपेंड करता है इस कानून के अधिकार। तो अगर आपको हिंदू सक्सेशन एक्ट में पता है कि भाई मेरा ये अधिकार है अपने माता पिता की संपत्ति पे, अपने दादा दादी की, नाना नानी पे, तो आप वो अधिकार मांग सकते हो। और आपको पता है मेरे बाद मेरी संपत्ति कैसे बटेगी, तो आप वो तय कर सकते हो कि मुझे क्या ये मंजूर है या नहीं है। ठीक है। तो इस कानून की अगर मैं बात करूं, इसके अनुसार हिंदू जो है वो हम किसे मान रहे हैं? क्या जो जन्म से हिंदू है वो रहेगा, या फिर अगर शादी करके बाद में अगर किसी ने धर्म बदल लिया तो वो हिंदू है? तो हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं कि आखिरकार हिंदू कौन है? बहुत कंट्रोवर्सी है कि हिंदू कौन है, राइट? पर कानून में ये बहुत स्पष्ट है कि हिंदू कौन है। वो कहते हैं अगर आप हिंदुइज्म को किसी भी फॉर्म में फॉलो करते हो, राइट, चाहे आप लिंगायत हो, ब्रह्मो समाज को फॉलो करते हो, आर्य समाज को फॉलो करते हो, तो आप हिंदू हो। अगर आप बुद्ध, सिख और जैन हो तो भी आप हिंदू हो। और आखिर में कानून कहता है अगर आप इंडिया में रहते हो, हिंदुस्तान में रहते हो और आप क्रिश्चियन, पारसी, जू नहीं हो, जू और मुस्लिम नहीं हो, तो आप हिंदू हो। तो आप अगर इंडिया में रहते हो, आप क्रिश्चियन, पारसी, जू और मुस्लिम नहीं हो, तो आप हिंदू हो। तो आप पे हिंदू सक्सेशन एक्ट लगेगा। मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, ये हिंदू सक्सेशन एक्ट का बंटवारा तभी होगा जब विल नहीं बनाई होगी। ओके, राइट। अगर विल बनाई होगी तो इंडियन सक्सेशन एक्ट लगेगा। तो एक हिंदू जो है अगर उसकी डेथ विल बनाने के बाद होती है तो उसकी विल गवर्न होती है इंडियन सक्सेशन एक्ट से। और अगर विल बनाए बिना डेथ हो जाती है, वसीयत बनाए बिना, तो हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से प्रॉपर्टी का डिवीजन होता है। ठीक है। तो अगर कोई भी व्यक्ति है जिसने अगर विल बना दी है तो उस पर इंडियन सक्सेशन एक्ट लग जाएगा, लेकिन अगर नहीं बनाई है तब, और अगर वो हिंदू है तो हिंदू सक्सेशन लगेगा। लेकिन अगर ऐसे में जैसे आपने बताया कि हिंदू कौन है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति है जिसने किसी गैर हिंदू व्यक्ति से शादी कर ली हो तो तब क्या होता है? तब उसकी संपत्ति का क्या होता है आगे जाके? तो उसमें 2 टाइप की संपत्ति होती है। एक होती है उसके माता पिता या उसकी अपनी स्व अर्जित संपत्ति, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, और दूसरी है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी।
जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है उससे में फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आपने हिंदू से शादी करी है, गैर हिंदू से शादी करी है, उसका उत्तराधिकार वैसे ही तय होता है, हिंदू सेक्शन एक्ट में होगा। पर जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसमें आपको एक हिंदू होना जरूरी है उस प्रॉपर्टी में शेयर क्लेम करने से। और जैसे ही आपने नॉन हिंदू से शादी करी तो हिंदू एक्ट कहता है अब आप हिंदू नहीं रहे। अच्छा। तो आपकी जितनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसमें आपका राइट खत्म हो जाता है, चाहे बेटे ने वो शादी करी हो चाहे बेटी ने करी हो, राइट। तो किसी ने भी शादी गैर हिंदू से करी तो उनका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में से राइट खत्म हो जाएगा। माता पिता की प्रॉपर्टी में सेम राइट रहेगा जैसे पहले था, क्योंकि वो माता पिता की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, उसमें ये हिंदू होना ना होना अनिवार्य नहीं है। पर जैसे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं एचयूएफ प्रॉपर्टी, तो एचयूएफ तो बनी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, आप हिंदू रहे नहीं तो आपको उसका उसमें कैसे मिलेगा शेयर, आप शेयर मिलेगा ही नहीं आपको। बिल्कुल, ये काफ़ी दिलचस्प चर्चा है। इसी में मेरे दिमाग में ना एक चीज़ और आ रही है। आपने कहा कि अगर किसी ने गैर हिंदू से शादी कर ली, लेकिन अगर गैर हिंदू से शादी करने के बाद अगर सामने वाले व्यक्ति ने धर्म ही नहीं बदला तो भी क्या वो हिंदू में नहीं माने जाते? नहीं। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, हिंदू बनने का क्या तरीका है? हम ज्यादातर तो जो होते हैं वो आप कहते हो ना घर वापसी, हाँ। कि वो हिंदू बनने का कोई तरीका ही नहीं है। आइदर यू आर बोर्न हिंदू, राइट, और यू मैरी अ हिंदू एंड बिकम अ हिंदू, राइट। वो भी थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। इसके अलावा क्या तरीका है? नहीं है कोई तरीका। जो हम कहते हैं ना घर वापसी, वहाँ पे यज्ञ कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, वो कोई लीगल नहीं है। हिंदुइज्म में कन्वर्जन था ही नहीं, राइट। ऐसे ही हिंदुइज्म के कुछ रूल्स हैं, और एक रूल ये है, अगर एक हिंदू गैर हिंदू से शादी करे तो हम उसको हिंदू नहीं मानते। अच्छा, राइट। और ये खाली हिंदूज में नहीं है, ये मुस्लिम्स में भी है। मुस्लिम्स में भी अगर आप गैर मुस्लिम से शादी करते हो और उनका कन्वर्जन नहीं कर रहे तो आपकी शायद प्रॉपर्टी पे से राइट खत्म हो जाता है। मतलब अगर हम हिंदू से हिंदू में शादी कर रहे हैं तो वो हिंदू मैरिज एक्ट में आ गई, लेकिन अगर जैसे मान लीजिए किसी हिंदू ने अगर किसी मुस्लिम से शादी की तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट में आती है। जरूरी तो, नहीं है, पर हाँ अगर उसने शादी रजिस्टर स्पेशल मैरिज एक्ट में कर ली तो वो तो पक्का गैर हिंदू बन गया। तो फिर उसके बाद जो है तब भी उसका संपत्ति पे फिर अधिकार खत्म हो गया। एंसेस्ट्रल बहुत माता पिता की संपत्ति पे नहीं खत्म होगा, लेकिन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे उसका अधिकार जो होगा वो खत्म हो जाएगा। तो मैं कई बार मजाक में लोगों से कहता हूँ कि सपोज आपका एक भाई है, वो गया यूएस और यूएस में उसने एक क्रिश्चियन लड़की से शादी कर ली, ठीक है। तो जिस दिन शादी करी उस दिन रात को पार्टी आप दो नहीं, क्योंकि उसकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में राइट खत्म हो गया। अच्छा। और अब इसमें अगर वो उस लड़की से कल को उसका तलाक या संबंध विच्छेद भी हो जाता है तो भी वापस प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। अगर आप एक बार गैर हिंदू बन गए, वापस हिंदू बनने का कोई तरीका नहीं है। अच्छा, अगर आप एक बार गैर हिंदू बन गए तो आप गैर हिंदू ही रहेंगे। वापस आप जो है कानून, आपका आपके बच्चों का किसी का कोई राइट नहीं है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में। ओके। और अगर कोई हिंदू बाहर रहता है, कहीं विदेश में रहता है, जैसे अभी आपने विदेश का ही एग्जांपल दिया है, अगर किसी हिंदू व्यक्ति की बाहर रहते हुए मौत हो जाए तब उसकी संपत्ति का क्या होता है? तो अब हम बात कर रहे हैं क्रॉस बॉर्डर एस्टेट प्लानिंग, राइट। तो अगर प्रॉपर्टी इंडिया में है और व्यक्ति इंडिया के बाहर है तो लॉ कहता है हम पहले देखेंगे प्रॉपर्टी कैसी है। अच्छा। क्या ये मूवेबल प्रॉपर्टी है या इमूवेबल है। अगर ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो जिस कंट्री में ये प्रॉपर्टी सिचुएटेड है उस कंट्री का कानून तय करेगा इसकी बंटवारा कैसे हो। ओके। तो अगर ये प्रॉपर्टी इंडिया में है तो इंडियन सक्सेशन एक्ट तय करेंगे। ठीक है। अगर ये प्रॉपर्टी फ्रांस में तो फ्रांस के इनहेरिटेंस एक्ट तय करेंगे, व्यक्ति कहीं पे भी रहता हो। अच्छा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अगर ये प्रॉपर्टी मूवेबल है तो ये व्यक्ति कहाँ पर डोमिसाइल्ड था ये तय करेगा कौन सा कानून लगेगा। तो अगर एक आदमी फ्रांस में डोमिसाइल्ड है और उसके बॉम्बे में म्यूचुअल फंड्स हैं, अब ये इंडियन एक्ट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे, ये फ्रेंच एक्ट बताएगा कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ओके, राइट। अब सपोज एक प्रॉपर्टी पे हिंदू एक्ट इंडियन एक्ट लग रहा है, राइट। तो ये व्यक्ति क्या है, या तो ये प्रॉपर्टी इंडिया में या इसका डोमिसाइल इंडिया प्रूव हो गया। अब इंडिया में ये तो प्रूव हो गया इंडियन एक्ट लगेगा, पर इंडियन का कौन सा एक्ट, अब हम देखेंगे इसका रिलीजन क्या है। अगर ये फ्रेंच पर्सन हिंदू है तो इंडिया का हिंदू सेक्शन एक्ट लग जाएगा। अच्छा। अगर ये फ्रेंच पर्सन क्रिश्चियन है तो इंडिया का इंडियन सेक्शन एक्ट लग जाएगा। मुस्लिम है तो मुस्लिम सेक्शन एक्ट 1937 लग जाएगा इंडिया का। अच्छा। तो अब वो सेकंड स्टेज है, पहले तो तय करो किस कंट्री का लॉ लगेगा, फिर तय करो कौन सा लॉ लगेगा इस कंट्री का।
राइट। तो ये थोड़ा सा पेचीदा है, पर आप थोड़ा सा सोचेंगे तो आप समझ में आ जाएगा क्या क्या। जी, मुझे भी लग रहा है कि थोड़ा सा पेचीदा तो ये है, और इसीलिए हमने ये शो जो है रखा हुआ है ताकि हमारे जितने भी दर्शक हैं ये तमाम चीज़ों को, इन तमाम बारीकियों को बहुत अच्छे से समझ पाएँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आज के वक्त में ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है ताकि हम एस्टेट प्लानिंग अच्छे से कर सकें। लेकिन अगर किसी हिंदू पुरुष की मृत्यु जो है वो बिना वसीयत के हो जाती है, तब उसकी संपत्ति का बंटवारा जो है वो कैसे होता है? और मैं दोनों सूरत में जानना चाहती हूँ, अगर वो भारत में रह रहा है तो कैसे होगा, और अगर वो विदेश में है तो कैसे होगा? नहीं, विदेश और भारत का तो मैंने बता दिया। मूवेबल इमूवेबल आप देखिए। हाँ, बस और आपको जो फर्क देखना है वो सिर्फ मूवेबल इमूवेबल, या और उसमें फिर कौन सा एक्ट लगेगा। अगर वो हिंदू है तो ये वाले जो मैं बता रहा हूँ उस तरीके से बटेगा, वो चाहे इंडिया में रह रहा हो चाहे इंडिया के बाहर है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो एक हिंदू पुरुष के लीगल हेयर्स कौन होते हैं? 4 क्लास ऑफ हेयर्स हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट में एक हिंदू पुरुष के। ओके। पहले कहते हैं क्लास 1 लीगल हेयर्स, दूसरे हैं क्लास 2 लीगल हेयर्स, ओके, तीसरे हैं एग्नेट्स, और चौथा है कॉग्नेट्स। तो हर क्लास को प्रॉपर्टी मिलेगी टू द एक्सक्लूजन ऑफ द अदर क्लासेस। मतलब क्लास 1 लीगल हेयर में कोई भी जितने लोग होंगे उनको मिल जाएगी, तो क्लास 2 में कुछ नहीं जाएगी। अच्छा। क्लास 1 में कोई नहीं होगा तो ही क्लास 2 में जाएगी। क्लास 1 और 2 में कोई नहीं होगा तो एग्नेट में जाएगी। क्लास 1, 2 और एग्नेट में कोई नहीं हुआ तो कॉग्नेट में जाएगी। अब क्लास 1 लीगल हेयर्स कौन है? एक हिंदू मेल के। हिंदूज में मेल और फीमेल के लीगल हेयर्स डिफरेंट होते हैं। अच्छा। तो एक हिंदू मेल के क्लास 1 लीगल हेयर्स हैं उसकी मदर, उसकी वाइफ, उसके बच्चे, इरिस्पेक्टिव की बच्चा मेल है या फीमेल है, डॉटर है या सन है, मैरिड है, अनमैरिड है, अडॉप्टेड है, बायोलॉजिकल है, राइट, सेन है, इनसेन है, स्पेशल चाइल्ड भी है तो भी उसके सेम राइट्स हैं। ओके। और लास्ट में वो कहते हैं इफ एनी चाइल्ड ऑफ दिस पर्सन हैज पास्ड अवे लीविंग बिहाइंड अ चाइल्ड और स्पाउस हु इज अलाइव, तो ये बच्चे जिसकी डेथ हुई है ये भी क्लास 1 लीगल है। तो आपके किसी बच्चे की मृत्यु हो गई, पर जिस बच्चे की मृत्यु हुई उसके बच्चे या स्पाउस, राइट, उसके पत्नी या पति जिंदा हैं, तो ऐसे बच्चा जिसकी डेथ हो गई वो भी लीगल हेयर है। और इस बच्चे का शेयर उसके लीगल हेयर्स को मिल जाएगा, उसके रिप्रेजेंटेटिव्स को मिल जाएगा। तो समझ लो आपकी एक मदर है, एक वाइफ है, 2 बच्चे हैं, ठीक है, और एक बच्चे की डेथ हो चुकी है, ठीक है, तो आपके 5 लीगल हेयर हो गए। अब इनमें 1/5वां हिस्सा बांट दिया जाएगा। ओके। पर जिस बच्चे की डेथ हुई उसके 3 लीगल हेयर्स हैं, उसकी वाइफ है और 2 बच्चे हैं, तो वो जो 1/5 हिस्सा है वो 1/15, 1/15, 1/15 3 जनों को मिल जाएगा। अच्छा। राइट। तो हिंदूज में दूसरी बात, प्रॉपर्टी इज डिवाइडेड पर स्ट्राइप्स, नॉट पर पर्सन। इसका फर्क मतलब क्या है? हर एक ब्लड लाइन में इक्वल बांटा जाएगा, हर एक व्यक्ति को इक्वल नहीं मिलेगा। ओके। तो आपके 3 इसमें 2 ब्लड लाइन हो गई एक तरीके से। भाई आपके 2 बच्चे थे और एक तीसरा जिसकी डेथ हो गई, तो 3 ब्लड लाइन हो गई। इन तीनों ब्लड लाइन में बराबर बांटा जाएगा। अच्छा, ये नहीं हो सकता कि उसकी फैमिली में 3 रिप्रेजेंटेटिव है, इनके में 2 हैं, इसके में 1 है। वो उस ब्लड लाइन में बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि ब्लड लाइन में जैसे अगर 100 रुपए है तो 100 रुपए तीनों को ब्लड लाइन में बटेंगे। ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल शेयर कितना जा रहा है। इंडिविजुअल चाहे वो अगर एक व्यक्ति का नीचे उनके बेटे का एक ही बेटा है, तो उसको चाहे हो सकता है कि वो पूरा आगे अपने पिता जो है वो रिप्रेजेंटेटिव हेयर की तरफ उसको मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। अगर क्लास 1 में कोई नहीं है तो ये क्लास 2 लीगल हेयर्स में चला जाता है। ओके। क्लास 2 लीगल हेयर्स में फादर हैं, राइट, ब्रदर सिस्टर्स हैं, ओके, और ये 9 लेवल्स हैं उसमें क्लास 2 में। क्लास 2 में भी अगर कोई जिंदा नहीं है, क्लास 1 और क्लास 2 में, अब ये एग्नेट्स में जाएगा। एग्नेट्स कौन है? वो व्यक्ति जिनका रिश्ता मेल्स के थ्रू है आपसे। अच्छा। आपके फादर के फादर, आपके फादर की सिस्टर, अच्छा, आपके ग्रैंडफादर की सिस्टर, ओके, राइट। बीच में अगर एक भी फीमेल नहीं आई उस रिश्ते को बनाने में, बेसिकली तो दादा, बुआ, हाँ, बुआ, चाचा, वो सब फादर के साइड के रिलेटिव हैं। पर जैसे बुआ का लड़का जो है, हाँ, ये एग्नेट नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, क्योंकि अब बुआ तक तो एग्नेट था। बुआ से आगे गए तो बीच में क्या आ गई? एक फीमेल आ गई। जैसी फीमेल आई वो कॉग्नेट हो गया। ओके। तो वो एग्नेट नहीं है, राइट। हाँ, आपकी मदर की साइड के जितने रिश्तेदार हैं वो सारे कॉग्नेट है, क्योंकि उसमें तो शुरू में ही फीमेल आ गई। ओके, राइट। तो पहले एग्नेट्स में जाएगा, फिर कॉग्नेट्स में जाएगा। हाँ, इन चारों में कुछ नहीं, कोई भी जीवित नहीं है तो सब कुछ गवर्नमेंट को चला जाएगा। वो एस्टेट कहते हैं हम उसे। पर ऐसा होता नहीं है, जब प्रॉपर्टी होती है तो रिश्तेदार पैदा हो जाते हैं। ये आपने बिल्कुल सही बात की है। तो ये आपने एक मेल का हिसाब से हमें पूरा बता दिया, लेकिन अगर यही कोई फीमेल हो तब ये प्रॉपर्टी कैसे बढ़ती है? हाँ, तो फीमेल्स के केस में जो लीगल हेयर्स हैं वो हैं, सबसे पहले हैं उसका हस्बैंड,
उसके बच्चे ओके और किसी बच्चे की डेथ हो गई हो जिसके बच्चे अलाइव हैं। अब मैं नहीं बोला बच्चे एंड वाइफ, हिंदू में क्या बोलता, मैंने बच्चे और वाइफ अलाइव हैं। हाँ। अभी कह रहा हूँ खाली बच्चे अलाइव हैं, वाइफ हो या ना हो, ओके या दामाद हो या ना हो, हाँ बच्चे अगर अलाइव हैं तो वो बच्चे भी लीगल हेयर हैं एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देयर फादर और मदर। और यहाँ पे भी वही ब्लड लाइन की तरह ही चलेगा। यहाँ पे भी ब्लड लाइन में चलेगा। तो ये हो गए क्लास 1 लीगल हेयर एक तरीके से। ठीक है। अगर ये जिंदा नहीं है तो लीगल हेयर्स ऑफ हस्बैंड को जाएगा सब कुछ, ओके और लीगल हेयर ऑफ हस्बैंड भी नहीं है तो मदर एंड फादर को जाएगा, ओके और अगर वो भी जिंदा नहीं है तो लीगल हेयर्स ऑफ फादर और उसके बाद लीगल हेयर्स ऑफ मदर। ओके तो ये सीढ़ियाँ हैं, राइट। अगर एक सीढ़ी में मिल गया ऊपर वाली सीढ़ी में कुछ, तो नीचे कुछ नहीं जाएगा, है ना। अगर जिस भी सीढ़ी में कोई मिल गया फिर नीचे नहीं जाता, अच्छा राइट। अब हिंदू फीमेल के बारे में 2 लॉज हैं जो हर मेल को जाननी चाहिए, जी राइट। तो हिंदू फीमेल का जो इनहेरिटेंस है वो सबसे कॉम्प्लिकेटेड इनहेरिटेंस है हिंदूज में। ओके तो लॉ कहता है अगर एक हिंदू फीमेल है जिसके कोई बच्चे अलाइव नहीं है उसकी मृत्यु के समय, पर उसका हस्बैंड अलाइव है और इसके कुछ ऐसी संपत्ति है जो इसको अपनी पेरेंट्स की साइड से मिली, माता पिता भाई बहन से मिली अपने, चाहे वो विल से मिली हो, चाहे गिफ्ट से मिली हो, शादी से पहले मिली हो, पर उसका सोर्स क्या है, माता पिता की फैमिली, बेसिकली मायके से जो मिली। तो ये प्रॉपर्टी सर्वाइविंग हस्बैंड को नहीं मिलेगी उसकी डेथ के बाद। अच्छा। अगर उसने विल नहीं बनाई तो अच्छा ये वापस चली जाएगी पेरेंट्स की फैमिली में। अगर पेरेंट्स जिंदा है, माता पिता में से कोई भी जिंदा है, दोनों जिंदा है, तो बराबर बांट दी जाएगी। अच्छा। वो नहीं जिंदा तो उनके लीगल हेयर्स में चली जाएगी, पिता के लीगल हेयर्स में। मतलब कि जो महिला है उसके भाई के पास भी उसके जा सकती है भाई बहन सबको जाएगी अगर महिला ने विल नहीं बनाई हुई है। विल नहीं बनाई हुई, और प्रॉपर्टी कहाँ से आई है, मायके की प्रॉपर्टी है, ओके राइट। ये पहला लॉ है, राइट। तो बहुत सारे लोग कहते हैं ना हम अपनी वाइफ की विल क्यों बनवाएं, अभी आज की डेट में उन पे कुछ भी नहीं है या बहुत कम है, तो इसलिए बनवाओ। अगर विल बना दी और हस्बैंड के नाम बना दी, इसके अंदर वो भी चीजें इंक्लूड है, जैसे मायके से आपको शादी में जो स्त्री धन मिलता है ज्वेलरी के तोड़ पे, बिल्कुल वो भी वापस चला जाता है। बिल्कुल। मैं संपत्ति बोलता हूँ, संपत्ति मतलब अचल संपत्ति नहीं है, सारी संपत्ति है अच्छा जो उस साइड से आई है, राइट। चाहे वो शादी से पहले मिली हो, ज्वेलरी मिली हो, कुछ भी मिला हो, जी, राइट। दूसरा लॉ जो हिंदू फीमेल के बारे में हर मेल को जानना चाहिए वो ये है, अगर एक हिंदू फीमेल है जिसके ना तो बच्चे जिंदा है ना ही हस्बैंड जिंदा है, ठीक है, और इसकी बहुत सारी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, जो मतलब महिला ने खुद कमाई है, खुद कमाई, तो ये सारी प्रॉपर्टी उसकी डेथ के बाद उसके पेरेंट्स को नहीं जाती, वो लीगल हेयर्स ऑफ हस्बैंड को जाती है। ओके। और लीगल हेयर्स ऑफ हस्बैंड में कौन जिंदा है, हस्बैंड की मदर हो गई या हस्बैंड के फादर हो, नहीं मदर है ना लीगल हेयर, क्लास 1 लीगल हेयर तो मदर, फादर तो नहीं, तो बाद में हाँ। तो सारी उसकी सास को मिल जाएगी, ओके, राइट। तो ये बात शायद एक फीमेल को इतनी मंजूर ना हो। मैं एग्जैक्टली यही बात कहने लगी थी कि अब जो महिला दर्शक इस वक्त हमारा शो देख रही हैं वो जरूर अपनी विल बनाएंगी क्योंकि वो नहीं चाहेंगे, राइट। तो कानून को जानना बहुत जरूरी है। आप ये कह देते हो ना कि कानून अपना काम करेगा, जी, जी। पर क्या आपको वो मंजूर होगा जो कानून करेगा, क्योंकि कानून को तो आपकी इच्छा नहीं पता। कानून तो सारी हिंदू महिलाओं के लिए एक है, सारे हिंदू पुरुष के लिए एक है, बिल्कुल। कानून को आपकी परिवार की जरूरत नहीं पता, राइट। वो तो आप तय कर सकते हैं, आपकी इच्छा आप जानते हैं, राइट। तो आपको बहुत जरूरी है, और इनको ओवरकम करने का बस एक ही तरीका है, विल बनाए या ट्रस्ट बनाए। अगर आपको ये मंजूर नहीं है तो विल और ट्रस्ट ही बनाना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है कि इसको आप ओवर रूल कर पाए। ठीक है, तो अगर आपको भी मंजूर नहीं है कि इस तरीके की चीज़ें आपके साथ हों कि भाई आपको पता ही नहीं कि आपके जाने के बाद आपकी संपत्ति कहाँ जा रही है, तो जैसा कि दीपक जी ने बताया आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आपको विल ज़रूर बनानी है। क्या दीपक जी, इस बीच में हमारे कुछ दर्शकों के सवाल जो हैं वो इस मुद्दे से जुड़े हुए आ गए हैं, तो कुछ सवालों को शामिल कर लेते हैं, फिर हम अपनी इस दिलचस्प चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो पहला सवाल जो है वो मुजफ्फरपुर से रेखा मिश्रा का आया। ये जानना चाहती है कि क्या शादीशुदा बेटी का पिता की संपत्ति में बराबरी का हक होता है? यही हम अभी थोड़ी देर पहले भी चर्चा कर रहे थे। तो अभी हमने कहा कि लीगल हेयर्स ऑफ अ मेल क्या है, मदर, स्पाउस और बच्चे। मैंने तो ये कहा ही नहीं लड़का या लड़की। इसका मतलब जो स्व अर्जित संपत्ति है, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है फादर की, उस पे तो आपका अधिकार है ही, पर 2005 में हमने एक और चीज पे आपका अधिकार कर दिया एज फीमेल्स। हमने कहा एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में भी एक मैरिड फीमेल का वो ही राइट है जो एक मैरिड सन का है, राइट। तो अब हिंदू फीमेल जो है ना वो
अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी में भी हिस्सेदार है और अपने पिता की प्रॉपर्टी में भी हिस्सेदार है। जो पिता की प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर्ड है उसमें पिता विल बनाकर उसको कम ज्यादा कर सकता है। ओके। पर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी तो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। वो आपकी बेटी अगर चाहे तो अपनी इच्छा से उसको गिव अप कर सकती है, गिव अप कर सकती है अपनी इच्छा से। पर क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि बेटियां कर देती हैं। रिवोक अगर आपके नाम कोई विल भी कर दे और आप कहते हो मुझे नहीं चाहिए तो दूसरे को चला जाएगा। फिर उस सूरत में मतलब जैसे अगर कोई लड़का है उनका तो वो उसके भाई को, लड़की के भाई को जा सकता है, वो सारा जा सकता है। हाँ, अगर वो लड़की गिव अप करती है। ठीक है। खैर अगला सवाल ले लेते हैं। लखनऊ से राजेश पांडे का है। ये कह रहे हैं कि अगर बेटी ने किसी गैर हिंदू से शादी की हो तो क्या उसका पिता की संपत्ति पर हक बना रहेगा? पिता की संपत्ति पर पूरा हक बना रहेगा। राइट, आपने बेटी को विदा किया, उसके हक को विदा नहीं करा। राइट, तो बेटी का हक बिल्कुल बना रहेगा। हाँ, अगर उसका कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है जिसपे उसका अधिकार था, वो अधिकार खत्म हो जाएगा अगर उसने नॉन हिंदू से शादी कर ली। ठीक है, यानी कि अगर आपकी जो अर्जित प्रॉपर्टी है उस पे तो आपकी बेटी का हक बना रहेगा, लेकिन दीपक जी ने जैसा कि बताया कि एंसेस्ट्रल यानी कि आप मान लीजिए आपके दादा परदादा की कोई प्रॉपर्टी जो है वो कई अरसों से पुश्तों से चली आ रही है, उस पर उसका अधिकार जो है वो खत्म हो जाएगा। अगला सवाल अलीगढ़ से ऋतु बंसल का है। ये कह रहे हैं कि अगर बेटी सामाजिक दबाव में एनओसी दे दे तो क्या उसका कानूनी हक खत्म हो जाता है? यही मैं अभी सामाजिक दबाव की वजह से ही मैं पूछ रही थी कि मैंने देखा कि कई बेटियां गिव अप कर देती है अपने राइट्स। तो मैम, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है जो कहता है अगर आपके दबाव या किसी चीज में आपसे कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जाए तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है। ओके। तो अगर आप प्रूव कर पाओ कि मुझे दबाव में या आप किसी और वजह से ब्लैकमेल करके मुझसे ये साइन कराए गए या मुझे गिव अप कराया गया, तो आपका अधिकार, आप अभी भी कोर्ट में जाके उसको दोबारा से रिवाइव करके कह सकते हो कि मेरा अधिकार बना हुआ है, क्योंकि मैंने ये फ्री विल से नहीं किया, ये कोर्स किया गया मुझको। पर ये साबित करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कि हम पे दबाव डाला गया था। राइट, पर होता क्या, प्रॉपर्टी के केसेस में ना आपने एक प्रॉब्लम तो क्रिएट कर दी ना। कानून में जाकर आपने कोर्ट में जाके स्टे ले आया कि अब आगे नहीं बिक सकती जब तक मेरा फैसला ना हो। ठीक है। और ये फैसला 10 साल ना हो, तो आपको तो वैसे भी नहीं मिल रहा था, आपने तो गिव अप कर ही दिया था, तो उस वजह से लोग हो सकता है कॉम्प्रोमाइज कर लें। बिल्कुल, आपने सही कहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा भी है कि भारत में जो है इस तरह के केसेस लंबे 10-20 साल तक चलते रहते हैं और वो प्रॉपर्टी जो होती है वो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी बन के ऐसे ही पड़ी रहती है, ना उन पे कोई अपना हक जमा पाता है। खैर, अगर आप भी अपने सवाल जो है वो दीपक जी से पूछना चाहते हैं, अगर आपके मन में जो है स्टेट प्लानिंग से जुड़े, विल से जुड़े, नॉमिनी से जुड़े कुछ भी सवाल आ रहे हैं तो आप अपने सवाल हमें सीधा भेज सकते हैं। तरीका बिल्कुल सिंपल है। आपको क्या करना है कि इस नंबर पर, जो स्क्रीन पर आपको नंबर दिया गया है, उस पर व्हाट्सएप करना है 9354027995। सबसे पहले आपको लिखना है स्टेट, उसके बाद स्पेस देकर अपना सवाल लिखना है और हमें अपने सवाल व्हाट्सएप करने हैं। इसके अलावा हमारा ये शो जो है यूट्यूब पर मौजूद है, आप वहाँ पर भी कमेंट सेक्शन में जाकर यूट्यूब के नीचे अपने कमेंट सेक्शन में सवाल जो है वो टाइप कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक और एक्स के जरिए भी आप अपने सवाल जो है वो हमें भेज सकते हैं। हम आपके सवालों को इस शो में या फिर अगले शो में जरूर शामिल करेंगे और आपके सवालों के जवाब जो है वो दीपक जी खुद देंगे। तो दीपक जी, अब मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। हम बात जो कर रहे थे, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी आ जाती है। अब जैसे पोता है या फिर नाती है, उनका जो है उनका क्या अधिकार होता है संपत्ति पे? दादा दादी हो गए, नाना नानी हो गए। दादा दादी नाना नानी का जो होता है, हमेशा कहा भी जाता है कि मूल से ज़्यादा जो है वो सूद प्यारा होता है। उनको बहुत सारा प्यार जो है वो देना तो चाहते हैं, साथ में अपनी संपत्ति भी देना चाहते हैं, लेकिन हक की बात करें तो कितना हक रहता है? तो 2005 में हमने एक और चेंज किया। हमने कहा कि अगर एक ग्रैंडफादर या एक फादर अपनी संपत्ति अपने बेटे को देता है तो उस बेटे के बच्चों का उस पर कोई अधिकार ना होता, उसके बेटी के बच्चों का कोई अधिकार नहीं होता। तो नाना नानी और दादा दादी की संपत्ति पर आपका कोई जन्म सिद्ध अधिकार नहीं है। ओके। अगर ये एंसेस्ट्रल नहीं है, अगर एंसेस्ट्रल है तो आपका जन्म से अधिकार था। अच्छा। राइट, तो अगर एक बार वो अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी चाहे वो कई पुश्तों से आ रही हो, वो आपके फादर ने आपके ग्रैंडफादर ने आपके फादर को दे दी, आपका इस पे कोई अधिकार नहीं। आपके फादर की पर्सनल प्रॉपर्टी है, वो किसी को भी दे। अच्छा। चाहे वो नाना नानी की प्रॉपर्टी हो या दादा दादी की प्रॉपर्टी। तो वो बिल्कुल बहुत बड़ी भ्रांति है कि दादा लाई प्रॉपर्टी है, नाना लाई प्रॉपर्टी है, वो अब खत्म हो गया। इंडिया में वो लॉ नहीं है। ठीक। राइट, तो आपका कोई अधिकार नहीं है। आपके पिता
और अपनी माता से बनाए रखें, तो अगर आपको प्रॉपर्टी चाहिए, लड़के बिल्कुल नहीं मिलेगी, उनको उनका पूरा अधिकार है, किसी और को दे दें। ठीक है, तो अगर आपको प्रॉपर्टी चाहिए तो, और अगर आपके पिता की वो प्रॉपर्टी है, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने माता पिता से अच्छे से बना के रखें। वो चाहे नहीं भी आपको दे सकते हैं, लेकिन अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो वो आपको ज़रूर मिलेगी। लेकिन इसके साथ ही मैं एक बार फिर से आप सबको बता देना चाहती हूँ कि अगर आपके मन में कुछ सवाल आ रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि यूट्यूब में जाइए और वहाँ पर जाकर जो है कमेंट सेक्शन में अपने सवाल टाइप कीजिए और हम आपके सवालों को अगले शो में ज़रूर शामिल करेंगे। दीपक जी हमारे साथ मौजूद हैं, हम दीपक जी को आपके सारे सवाल भेज देंगे और दीपक जी जो है आपके सवालों के जवाब ज़रूर देंगे। तो यूट्यूब में कमेंट सेक्शन में जाकर जो आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। खैर, इसके अलावा दीपक जी, अगर हम बात करें अगर किसी की पति की मृत्यु हो जाती है तो बहू का जो है वो पूरा का पूरा अधिकार रहता है ससुराल की प्रॉपर्टी में, या फिर वहाँ पे भी जो है सास ससुर चाहे ना चाहे? नहीं, बहू का अधिकार ससुर की प्रॉपर्टी पे है, सास पे नहीं। सास पे नहीं है। ओके। और उसमें बस एक ही कैच है कि जब ससुर की डेथ हो तब तक वो बहू हो। अच्छा। अगर उसने रीमैरिज कर ली तो अब वो बहू नहीं रही, ठीक है, तो उसका अधिकार खत्म हो जाएगा। और एक बार अगर उसको प्रॉपर्टी मिल गई उसके बाद कितनी बार भी रीमैरिज करे कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि ऑलरेडी ट्रांसफर हो गई। ओके, राइट। ठीक है। तो बहू की और सास की प्रॉपर्टी जो सास ने खुद एक्वायर की हुई है उसका उस पर कोई अधिकार हाँ, नहीं? सास की प्रॉपर्टी पे डॉटर इन लॉ का कोई अधिकार नहीं होता, ना सन इन लॉ का होता। ओके ओके, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ गोद लिए हुए बच्चों की, तो उनका जो है वो क्या बायोलॉजिकल बच्चों जितना ही अधिकार रहता है? बिल्कुल सेम, प्रोवाइडेड जो एडॉप्शन है वो लीगल तरीके से प्रॉपरली किया गया। ओके। आपको एडॉप्शन प्रूव करना पड़ेगा कि मुझे एडॉप्ट प्रॉपरली किया गया था। और हिंदूज में एडॉप्शन की सेरेमनी भी काफ़ी होती है, राइट। कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं जाते, पर अगर मुस्लिम और क्रिश्चियन हो तो उसमें कोई एडॉप्शन की सेरेमनी नहीं होती, तो लीगल एडॉप्शन कंपलसरी है। अच्छा। पर एक एडॉप्टेड चाइल्ड का उस फैमिली में जिसने उसे एडॉप्ट किया उसमें सेम अधिकार होगा जो उसके अपने बायोलॉजिकल चिल्ड्रन का हो। पर जैसे ही एडॉप्ट किया गया, इस एडॉप्टेड बच्चे का अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में से अधिकार खत्म हो जाएगा। अब उसमें अधिकार आ गया जहाँ पे एडॉप्ट किया गया। ओके। और हमने देखा है कि ये प्रॉपर्टी के चक्कर में बड़े सारे डिस्प्यूट्स भी हो जाते हैं। कई बार तो हमने ऐसे भी किस्से सुने हैं, कई बार हम खबरों में भी पढ़ते रहते हैं कि प्रॉपर्टी के चक्कर में जो है एक भाई ने दूसरे भाई का कत्ल कर दिया। अब ऐसी सूरत में जो है जो जिंदा रह गया है भाई, उसका क्या अधिकार रहता है प्रॉपर्टी के अंदर, अगर प्रॉपर्टी को लेके या किसी भी वजह से जो है उसने ही अपने दूसरे भाई को मार दिया हो? तो हिंदू सेक्शन एक्ट सेक्शन 25 बड़े क्लियरली कहता है, अगर आपने किसी व्यक्ति का मर्डर किया या मर्डर में का कॉन्स्पिरेसी करी, तो आपको जिस व्यक्ति का मर्डर हुआ है उससे कोई संपत्ति नहीं मिलेगी। Okay. ना आपको मिलेगी ना आपके लीगल हेयर्स को मिलेगी। अच्छा। पूरी की पूरी ब्लड लाइन को डिसइनहेरिट कर दिया जाता है। अच्छा। वो कहते हैं हम प्रॉपर्टी ऐसे बांटेंगे जैसे आप पैदा ही नहीं हुए। अच्छा। राइट। तो अगर आपको ना जो हिंदी पिक्चर्स उसमें गलत दिखाते हैं कि मर्डर करके प्रॉपर्टी ले ली, अगर मर्डर एक बार प्रूव हो गया कि इसने मर्डर किया या ये मर्डर की कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व था, तो प्रॉपर्टी नहीं मिल सकती, वो इम्पॉसिबल है। लॉ बिल्कुल क्लियर है उस केस में। ओके। राइट। मर्डर रूल्स राइट ऑफ इनहेरिटेंस। अच्छा। और अगर मान लीजिए कि जिस व्यक्ति का मर्डर हुआ था उसका जो मान लीजिए कि वाइफ प्रेग्नेंट है और बच्चा जो है गर्भ में है, तो उस बच्चे को जो है जो अभी दुनिया में भी नहीं आया है उसको बाद में उसकी प्रॉपर्टी का शेयर मिलेगा? तो हिंदूज में एग्जिस्टेंस को प्राथमिकता दी गई है जी। राइट। बीइंग, क्या वो था? ओके। तो था तो राइट। तो अब प्रूफ कैसे होगा? जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई उसके 9 महीने के अंदर अगर ये बच्चा पैदा हो जाता है और जीवित पैदा होता है, तो इसको वही राइट मिलेंगे जो बाकी लीगल हेयर्स को मिलेंगे। अच्छा। राइट। तो हिंदूज में एक बच्चा इन वूम्ब, माँ के गर्भ में लीगल हेयर बन जाता है। पैदा होना जरूरी नहीं है लीगल हेयर बनने के लिए। राइट। तो हिंदूज में तो सर्वाइवरशिप है ना, कि यू आर देयर, वर यू देयर और नॉट, यू आर देयर। ओके ओके। राइट। सो बेसिकली एग्जिस्टेंस जो है उसी से जो है वो बच्चे का अधिकार बनना जो है शुरू हो जाता है, द मोमेंट वो एक जिंदगी जो है पनपना शुरू हो जाती है। राइट। और बाकी जो भाई बहन बाद में पैदा हुए उनका कोई अधिकार नहीं है। अच्छा। क्योंकि उस टाइम थे नहीं। अच्छा अच्छा। जब डिवीजन हो रहा था उस टाइम आप थे या नहीं थे? तो आप तो थे ना, आपके जो छोटे भाई बहन है उनका थोड़ी अधिकार होगा। ठीक है।
और अगर कोई व्यक्ति जो है उसने एक शादी की, उसके बाद कुछ बच्चे हुए, फिर मान लीजिए कि उसका उसकी पत्नी के साथ तलाक हो जाता है, फिर वो दूसरी शादी कर लेता है, उसके बाद अगर उसकी पत्नी के और बच्चे हो जाए, उस दूसरी पत्नी से बच्चे होते हैं, या पत्नी का अगर पहले भी एक आध कोई पिछली शादी से जो है बच्चा है, तो ऐसे में संपत्ति जो है वो कैसे बढ़ती तो इनको हम ब्लेंडेड फैमिलीज कहते हैं। ब्लेंडेड फैमिलीज में जो बच्चे हैं, राइट, जो आपके बच्चे हैं, राइट, अब इसमें ना इसमें 3 तरीके के बच्चे आ गए। हाँ, मेरे बच्चे, उनके बच्चे और हमारे बच्चे। हाँ। 3 तरीके के बच्चे आ गए। मेरे बच्चों का अधिकार पूरा का पूरा है, चाहे वो पहली शादी से है चाहे इस शादी से है। ओके। जो हमारे बच्चे हैं उनका अधिकार पूरा है, राइट, क्योंकि वो तो हम दोनों के ही हैं। पर जो उनके बच्चे हैं, जो मेरी सेकंड वाइफ के बच्चे हैं, उनका कोई अधिकार नहीं है, और फर्स्ट वाइफ का कोई अधिकार नहीं। अच्छा। तो इन लोगों का अधिकार नहीं है आपकी संपत्ति में। सो बेसिकली जो आपके बायोलॉजिकल बच्चे हैं, हाँ, उन सब का पूरा अधिकार। लेकिन अगर ये व्यक्ति जो है वो अपनी दूसरी पत्नी का जो पहली शादी से बच्चा था उसको कानूनी रूप से गोद ले लेता है, तो क्या उसके बाद फिर उसका जो है पूरा अधिकार हो जाता है। ओके ओके, वो पर गोद लेना पड़ेगा लीगली। अच्छा, तो वो उसके लिए लीगली, और अगर वो लीगली गोद ले लेता है तो उस बच्चे की 2 प्रॉपर्टी पे अधिकार हो जाएंगे अपने पिता जो पहले। बिल्कुल। और मेरे बहुत सारे केस आते हैं ऐसे, क्योंकि वो जो सेकंड मैरिज है उसकी शर्त ये होती है तो तुमको गोद लेना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि हमने भी ऐसे कई किस्से देखे हैं और कई बार पढ़ते भी आए हैं ऐसी चीज़ों के बारे में कि ऐसा होता है। तो एक उस बच्चे का दोनों प्रॉपर्टी पे अधिकार। हाँ, अगर स्टेप फादर ने उसको गोद ले लिया है और पुराने फादर की पहली जो बायोलॉजिकल पेरेंट है उसकी कोई प्रॉपर्टी है, दोनों पे अधिकार है उसको। ठीक है। खैर, ये आपने बहुत अच्छे से जो है पूरी सिचुएशन समझा दी है। हालांकि चीज़ें बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अगर आपकी ज़िंदगी में भी इस तरह की कुछ कॉम्प्लिकेशन चल रही है और आपके मन में कुछ सवाल है, तो बिल्कुल सिंपल तरीका है, आप यूट्यूब पे जाइए, हमारे शो के नीचे कमेंट सेक्शन में जो है आप अपने सवाल लिखिए और हम दीपक जी के पास आपके सारी उलझनों को लेकर जाएंगे और दीपक जी अगले शो में आपकी सारी उलझनों के समाधान निकाल कर आपको आपके सवालों के जवाब देंगे। खैर, आखिर में दीपक जी बस मुझे एक ही चीज़ जाननी है, अगर किसी व्यक्ति ने अभी तक एस्टेट प्लानिंग नहीं की है तो कौन सी 3 चीज़ें उसे आज करनी चाहिए जिससे कि उसकी इस प्लानिंग की शुरुआत हो जाए? तो सबसे पहले लिस्ट बनाओ अपने एसेट्स की, आप पे क्या क्या है। फिर लिस्ट बनाओ आपकी देनदारी की, आपके ऑब्लिगेशंस क्या क्या हैं। फिर तय करो आप अपने बाद इन दोनों का क्या करना चाहते हो, एसेट्स का और लायबिलिटीज़ का। ठीक है। किसको देना चाहते हो, किससे लेना चाहते हो, आपको ये पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप ये है, चेक करिए आपके नॉमिनेशंस और जॉइंट अकाउंट्स जिसको आप देना चाहते हो संपत्ति उसके साथ अलाइंड है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे सरप्राइजेस निकल के आते हैं, राइट। आपने चेंज नहीं करे, नॉमिनेशन, रिश्ते चेंज हो गए, व्यक्ति की डेथ हो गई, आपने चेंज नहीं करा, उस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तीसरा, विल और ट्रस्ट बनाएं। विल और ट्रस्ट बनाएं, मैं विल या ट्रस्ट नहीं बोल रहा, दोनों चीज़ें बनाएं, विल और प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट, जिससे कि आप सुनिश्चित कर पाएँ कि आपकी संपत्ति आपके बाद उसी को मिले जिसको आप देना चाहते हैं, उसी समय मिले जिस समय आप देना चाहते हैं, और उसी तरह मिले जिस तरह आप देना चाहते हैं। तो अगर आपने ये 3 चीज़ें करी तो आपने एस्टेट प्लानिंग शुरू कर ली। बिल्कुल, और दीपक जी की बात से मैं बिल्कुल वाकिफ रखती हूँ, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। हमने अभी अहमदाबाद में भी देखा कि किस तरीके से 1 सेकंड में जो है कितनी ज़िंदगियाँ ख़त्म हो गई थी। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि विल और एस्टेट प्लानिंग तो आप आज ही ज़रूर कीजिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी आपका, आप हमारे साथ जुड़े। आपने बहुत अच्छे से ना इस जटिल टॉपिक को बड़े सिंप्लीफाई तरीके से हमें बता दिया और काफ़ी हद तक जो है मैं मान के चल रही हूँ हमारे दर्शकों को समझ आ गया होगा। लेकिन अगर आपको कोई चीज़ अभी तक नहीं समझ आई है और आपको लग रहा है कि आपको कुछ और जानना है या इससे जुड़े हुए आपके भी अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है जिसके बारे में आप सवाल पूछना चाहते हैं, तो बिल्कुल सिंपल तरीके से आप यूट्यूब में जाकर जो है कॉमेंट सेक्शन में अपने सवाल हमें भेज सकते हैं और हम अगले शो में दीपक जी के जरिए आपके तमाम सवालों के जवाब जरूर देंगे। तो थैंक यू वेरी मच दीपक सर। तो आपने जीवन भर मेहनत करके कमाई बनाई है, अगर आपने तय नहीं किया कि वह आपके बाद किससे मिलेगी तो फैसला जो है वो अदालत और कानून करेगा। डॉक्टर दीपक जैन ने जो बातें आज आपसे साझा की वह हर परिवार के लिए एक चेतावनी भी है और समाधान भी है। एस्टेट प्लानिंग सिर्फ अमीरों का विषय नहीं है, बल्कि यह हर जिम्मेदार नागरिक की प्राथमिकता होना चाहिए। अगली पीढ़ी को कानूनी उलझनों से बचाने के लिए प्लानिंग आप आज से ही कीजिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ बने रहने के लिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे, तब क्या होगा मैं एक और दिलचस्प टॉपिक के साथ।